नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइड फार्मा पर। यहाँ पर मिलेंगे आपको सारे क्वालिटी वीडियोस फॉर दी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इन द फार्मा फील्ड। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आप लोगों का एक यूपीएससी का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुका है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। जो मेडिकल डिवाइसेस का एग्ज़ाम है वो है 2 नवंबर को, संडे को है ये एग्ज़ाम, राइट। और इसके लिए मैंने आपको सिलेबस समझाया था पिछले वीडियो में कि मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है मेडिकल डिवाइसेस रूल। तो ये ऑफिशियल अगर आप रूल देखिएगा तो वो काफ़ी सारे लाइक पेजेस का है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, तो उसको समझने में भी इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, आपका पूरा का पूरा समराइज अच्छे से स्टडी करके आप लोगों का कंप्लीट मेडिकल डिवाइसेस रूल को 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने, मैंने ऑलरेडी एफर्ट्स मार दिए हैं और आप लोगों के लिए वो पूरा कंप्लीट मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। हर एक पॉइंट को कवर किया, कुछ भी मिसिंग नहीं होगा और अच्छे से एक एक चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए बनते हैं आगे, अच्छे से समझते हैं एक एक करके। ये पहला पार्ट है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर 1, 2 और 3 समझाने वाला हूँ एंड देन वी विल प्रोसीड अहेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मेडिकल डिवाइसेस रूल जो है ना 2017, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिएगा आप लोग। अपकमिंग जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए ये जो मेडिकल डिवाइसेस रूल है, ये उसका ऑफिशियल नेम ही यही है, मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017। ठीक है, ये इन्फोर्स हुआ था 1 जनवरी 2018 में। ठीक है, और इस बेसिकली इसको इशू किया गया है अंडर द सेक्शन 12 एंड 33 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत सेक्शन 12 और 33 के अंदर इसको पावर दिए गए हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, मतलब क्या स्कोप है इसमें। पहले तो ये याद रखिएगा कि जितना भी मेडिकल डिवाइसेस रूल 2017 है ना, इसमें ना 12 चैप्टर्स हैं, टोटल 12 चैप्टर्स हैं। ठीक है, 8 स्केड्यूल्स हैं और टोटल 40 फॉर्म्स हैं। ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली मेडिकल डिवाइसेस आप वही तो मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर ड्रग इंस्पेक्टर बनने वाले हो, तो आपको ये एक सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होनी चाहिए, राइट। और इसीलिए तो ये एग्ज़ाम है, ताकि जिनको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता हो, जिनको ये अच्छे से स्टडी किया हो, वही ये क्लियर कर पाएंगे, राइट। चलिए तो बढ़ते हैं, ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है मेडिकल डिवाइसेस रूल। तो मेडिकल डिवाइसेस रूल सबसे पहले याद रखिएगा अप्लाई होता है इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस पे, राइट। तो बेसिकली जो सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं फॉर द इन विट्रो डायग्नोसिस क्या होता है, बॉडी से कोई सैंपल ले रहे हैं, यूरिन, ब्लड, राइट। ये सैंपल का यूज़ करके बाहर बेसिकली इसको स्टडी किया जाता है और उसके बेसिस पे जो डिजीज़ है उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, राइट। तो सब्सटेंसेस जो यूज़ होता है इन विट्रो डायग्नोसिस के लिए, जैसे रिएजेंट यूज़ होता है, ब्लड कलेक्शन बैग्स यूज़ होते हैं विद और विदाउट एंटीकोएगुलेंट्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स यूज़ होती है, सूचर्स यूज़ होता है, स्टेपल्स, लिगेचर्स, ये सब यूज़ होता है। तो इन पे ये मेडिकल डिवाइसेस रूल अप्लाई होता है। नेक्स्ट, सर्टेन कुछ सब्सटेंसेज हैं जो बेसिकली नोटिफाई किए गए इस एक्ट में, जैसे कि मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्डम्स हो गए, इंट्रा यूट्रिन डिवाइसेस हो गए, ट्यूबल रिंग्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और भी डिवाइसेस आते हैं जो नोटिफाई किया गया अंडर द सेक्शन 3B4 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ठीक है, तो एसेंशियली अगर हम बोले तो मोटा मोटी आप बोल सकते हो कि इस रूल में वो सारे डिवाइसेस आते हैं जो कि ड्रग और कॉस्मेटिक फ्रेमवर्क के अंदर आते हैं। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट में जो मेंशन किया गया है वो सारे मेडिकल डिवाइसेस इसमें आएंगे। ठीक है, वो प्रोसीडिंग अहेड। अब देखिए एक एक करके। अब यहाँ पर ना चैप्टर 1 में ना कुछ क्रिटिकल टर्म्स हैं जिसकी डेफिनेशंस हैं, यही टर्म्स आगे बाकी चैप्टर में भी यूज़ किया जाएगा। तो इससे पहले हम आगे चल के आपको समस्या हो तो पहले ही सारे टर्म्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं, कौन सा टर्म क्या है, राइट। तो सबसे पहला टर्म दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, एकेडमिक क्लिनिकल स्टडीज़ का ये मतलब होता है कि भाई रिसर्च पर्पज़ के लिए इसको कंडक्ट किया जा रहा है, स्टडी कंडक्ट किया, क्लिनिकल स्टडी कंडक्ट किया जा रहा है, राइट। ये कमर्शियल इसका कोई अप्रूवल नहीं होता, राइट। ये सिर्फ पढ़ाई बेसिकली की जा रही है, आपकी रिसर्च बेस आपकी जो स्टडी हो रही है वो एकेडमिक क्लिनिकल स्टडी कहलाएगी। मूविंग ऑन,
एकेडमिक मेडिकल डिवाइस क्या होता है? एकेडमिक मेडिकल डिवाइस, एक्टिव मेडिकल डिवाइस, सॉरी, एक्टिव मेडिकल डिवाइस क्या होता है बच्चों? ये वो डिवाइसेस होते हैं जिसको एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी और बैटरी से ही चलेगा वो, अदरवाइज वो नहीं चलेगा, वो डिपेंडेंट है एक्सटर्नल एनर्जी पे। जैसे पेस मेकर्स हो गए, है ना, इन्फ्यूजन पम्प्स हो गए, इनमें बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे? एक्टिव मेडिकल डिवाइस। ये आपने एक्टिव टर्म तो सुना ही होगा ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव जब भी आता है टर्म, एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, ऐसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस। ये बेसिकली ये वो मेडिकल डिवाइस होते हैं जो बेसिकली क्या, डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस होते हैं जो दे आर यूज फॉर डिटेक्टिंग, डायग्नोसिंग एंड मॉनिटरिंग द फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। बेसिकली इस वाले केस में आप बोल सकते हो जैसे कि थर्मामीटर हो गया, है ना, आपका आप बहुत सारे अलग अलग टाइप के लाइक मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि आपके ये ग्लूकोमीटर हो गया जो ग्लूकोज मेजर करता है, राइट। तो वो सब क्या हो जाएंगे आपके? ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, ये सब जो है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, ताकि आपकी जो डॉक्टर है वो डिजीज़ को डायग्नोस कर सके, मॉनिटर कर सके, डिटेक्ट कर सके आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो ये सब कहलाएंगे जो ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारे डिवाइसेस एक्टिव डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस कहलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिव थेरापेटिक मेडिकल डिवाइस क्या होता है? ये वो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो आपकी बायोलॉजिकल फंक्शन को रीस्टोर करते हैं या सपोर्ट करते हैं। लेट्स सपोज आपका हार्ट सही से काम नहीं कर रहा, देयर आर कार्डियक स्टिमुलेटर्स, राइट। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आपकी बॉडी में बेसिकली आपके फंक्शंस को ठीक करते हैं, रीस्टोर करते हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन सारे मेडिकल डिवाइसेस को एक्टिव थेरापेटिक मेडिकल डिवाइस कहला जाएगा, राइट, ठीक है, ताकि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके उस पर्टिकुलर जो भी डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम है तो, राइट। तो दीज मेडिकल डिवाइस क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं या रीस्टोर कर रहे हैं बायोलॉजिकल फंक्शंस फॉर द ट्रीटमेंट एंड एलिविएशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑथराइज एजेंट। ऑथराइज एजेंट कौन होता है बच्चों? ऑथराइज एजेंट बेसिकली एक इंडिया का ऐसा पर्सन होगा जो कि बाहर के मैन्युफैक्चरर से ऑथराइज होगा, अप्रूव्ड होगा, ताकि वो मतलब इंडिया के अंदर वहाँ के मेडिकल डिवाइसेस इंपोर्ट कर सके, राइट, और मार्केट कर सके उनके मेडिकल डिवाइसेस। सो एंड ये ऐसे नहीं होगा, दिस इज़ हैपनिंग थ्रू द पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये वो पर्सन होते हैं ऑथराइज एजेंट, या ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, राइट, इन इंडिया, जो कि ऑथराइज होता है, किसके थ्रू ऑथराइज होता है? फॉरेन मैन्युफैक्चरर के थ्रू द पावर ऑफ अटॉर्नी। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपोर्ट कर सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस और ये मार्केट कर सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस इंडिया में। इन पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइज्ड एजेंट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, CLA। बच्चों, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होता है ये बेसिकली ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ये जो कि जो क्लास, अब मैं आगे चल के समझाऊंगा, क्लास जो रिस्की वाले, हाई रिस्क वाले जो आपके मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, क्लास C और D वाले में, राइट, मॉडरेट टू हाई और हाई रिस्क, उसको बेसिकली आपका उसको लाइसेंस ग्रांट करेंगे, उसका अप्रूवल में ये ही इन्वॉल्व होंगे। तो याद रखना, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी CLA कौन होता है? बेसिकली हु इज एक्टिंग एज अ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी? द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? बेसिकली हम लोग की ह्यूमन बॉडी के ऊपर सिस्टमैटिक तरीके से आपका बेसिकली इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस जो है वो प्रॉपर तरीके से उसकी स्टडी हो रही है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ताकि उस मेडिकल डिवाइस की सेफ्टी, परफॉर्मेंस, इफेक्टिवनेस पता कर पाए। इस पूरी स्टडी को क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट। कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट क्या होता है बच्चों? ये पर्टिकुलर डिवाइस की वेरिफिकेशन होती है कि भाई ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है कि नहीं, इसका परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट है, मतलब मीट कर रहा है कि नहीं, ये जिस काम के लिए बना है, इंटेंडेड है, वो हो रहा है कि नहीं, राइट। तो बेसिकली कॉन्फॉर्मिटी असेसमेंट क्या है? एक वेरिफिकेशन है, राइट, ताकि वो जो मेडिकल डिवाइस है वो मीट कर रहा है कि नहीं एसेंशियल सेफ्टी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट,
कस्टम मेड मेडिकल डिवाइस, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। कस्टम मेड मेडिकल डिवाइस क्या होता है? ये वो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो बेसिकली किसी पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बनाए हों, जिसे डॉक्टर ने बोला है ये ऐसा कुछ मेडिकल डिवाइस नहीं है पूरे मार्केट में, लेकिन इस पर्सन को ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है, राइट, XYZ कोई भी पर्सन, तो एक स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन पे ऐसी रिक्वायरमेंट है, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा वो कस्टमाइज करके मेडिकल डिवाइस बनाएगा उस पर पेशेंट के लिए सिर्फ, ठीक है। तो ऐसे डिवाइस को कस्टम मेड बोलते हैं, ठीक है। ये मास प्रोड्यूस नहीं होता, मतलब बल्क में प्रोड्यूस नहीं होता, ये जो है पर्टिकुलर पेशेंट के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, राइट, एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, एथिक्स कमेटी क्या होता है बच्चों? ये वो इंस्टीट्यूशनल बॉडी होता है जो कि क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन जो ह्यूमन बींग्स पे हो रहा है उसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा और अप्रूवल देगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस क्या होता है? GCP बच्चों, ये क्लिनिकल स्टडीज़ के दौरान जो ह्यूमन बींग्स पे हो रहा है, प्रॉपर रिसर्च वर्क जो हो रहा है, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। कौन करता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDS को, राइट। ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है ताकि एथिकल और साइंटिफिक तरीके से क्लिनिकल स्टडी की कंडक्ट हो सके। गॉट इट? ने मूविंग ऑन, इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस क्या होता है? ये वो डिवाइस होता है जो बेसिकली टेस्ट किया जाता है फॉर न्यू इंटेंडेड यूज़ या डिज़ाइन मटेरियल या फिर ऑन द पॉपुलेशन। अप्रूवल से पहले जो टेस्टिंग हो रही है ना, वो आपका मेडिकल डिवाइस कहलाएगा इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस। सो जो भी डिवाइस की टेस्टिंग होती है कि भाई जिस काम के लिए बना है डिवाइस, वो काम ये इफेक्टिव शो कर रहा है कि नहीं, है ना, इसका डिज़ाइन, इसका मटेरियल, राइट, ये सब कुछ चेक करते हैं। उस डिवाइस को जो इस चेकिंग प्रोसेस में उसको इन्वेस्टिगेशनल मेडिकल डिवाइस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल डिवाइस की डेफिनेशन इजी है। ये कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ऑपरेटस हो सकता है, या इम्प्लांट हो सकता है, या फिर सब्सटेंस हो सकता है जो यूज़ किया जाता है डिजीज़ का पता लगाने में, यानी डायग्नोसिस में, उसको प्रिवेंट करने में, उसको मॉनिटर करने में डिजीज़ को, या डिजीज़ को ट्रीट करने में। अच्छा, ये याद रखना, मेडिकल डिवाइस में इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स भी आते हैं और सर्जिकल एसेसरीज भी आते हैं, ठीक है। अब प्रेडिकेट डिवाइस क्या होता है? बेसिकली याद रखना, ये वो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं जो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और ये अपने टाइप के फर्स्ट काइंड ही हैं, लाइक ऐसा और भी नहीं बने हैं, और इसको इस्तेमाल करते हैं बाकी मेडिकल डिवाइसेस को, लाइक उनकी लाइक प्रॉपर जो चेकिंग होती है, रिव्यू होता है, उसके लिए एक रेफरेंस सेट हो जाता है। वो जो रेफरेंस सेट कर रहा है वो प्रेडिकेट डिवाइस कहलाएगा, ठीक है। तो प्रेडिकेट डिवाइस क्या है? जो ऑलरेडी अप्रूव मेडिकल डिवाइस है और वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिवाइस है, ठीक है, ऐसा और मार्केट में नहीं है, और उसी का इस्तेमाल करते हैं एज अ रेफरेंस ताकि जो नए मेडिकल डिवाइस है उसको इवेलुएट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट, ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है बच्चे, अच्छे से समझ लेना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो नेक्स्ट देखिए, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस। तो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस PMS क्या होता है? मेडिकल डिवाइसेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना, कंटिन्यूसली उसको देखना कि भाई वो जो है स्टैंडर्ड मार्केट के अंदर आने के बाद सेफ्टी इश्यूज़ तो नहीं हो रहा लोगों में, या उसका स्टैंडर्ड मेंटेन है और प्रॉब्लम तो कॉज नहीं कर रहा मार्केट में आने के बाद, लोगों को परेशानी तो नहीं हो रही इस पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस से। तो उसकी जो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है मेडिकल डिवाइसेस की मार्केट में आने के बाद, ताकि उसकी सेफ्टी इश्यूज़ को डिटेक्ट कर सके, ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस, PMS। नेक्स्ट आता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों हर एक डिवाइस का ना एक पर्टिकुलर आपका QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इंश्योर होना चाहिए ताकि वो डिवाइस की क्वालिटी जो है वो इंश्योर्ड रहे, और ये बेसिकली अलाइन होना चाहिए कुछ स्टैंडर्ड के थ्रू। पहले तो एक होता है आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अगर इसके सारे पैरामीटर्स को कवर कर रहा है वो मेडिकल डिवाइस, देन इट इज़ फाइन। अदरवाइज अगर इसको नहीं कर रहा तो बच्चों ISO 13485 2016 इनके स्टैंडर्ड्स को मीट करना चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम इंश्योरिंग कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ डिवाइसेस दैट शुड बी अलाइंड विद ISO 13485 स्टैंडर्ड, ठीक है। इस इनके जो स्टैंडर्ड हैं, इस जो पैरामीटर्स हैं उनको मीट होना चाहिए, राइट, वो मेडिकल डिवाइस। नेक्स्ट, सीरियस एडवर्स इफेक्ट जो है, सीरियस एडवर्स इफेक्ट ये क्या होता है? बेसिकली
किसी भी मेडिकल डिवाइस के वजह से, उसका सही से काम ना करने की वजह से, या कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, उसकी वजह से किसी पर्सन की डेथ हो रही है, या हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो रही है, या कोई डिसएबिलिटी हो रही है उस इंसान को उस डिवाइस के मेडिकल डिवाइस के यूज़ करने से, तो इसके लिए बेसिकली ये टर्म यूज़ करते हैं सीरियस एडवर्स इवेंट। ठीक है, अच्छा, इसको रिपोर्ट करते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ दैट प्रॉब्लम। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, SLA, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होता है बच्चों, ये कौन बेसिकली इन अप्रूवल दे रहा है? जो स्टेट का ड्रग कंट्रोलर होता है, दैट इज़ बेसिकली ओनिंग द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए कौन है? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया इज ओनिंग दिस अथॉरिटी, राइट। वैसे ही स्टेट के लिए है स्टेट ड्रग कंट्रोलर। अच्छा, स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पास जो पावर्स है वो है क्लास A और B मेडिकल डिवाइसेस के लिए। क्लास A क्या होता है? आपका लो रिस्क वाला होता है। B क्या होता है? लो टू मॉडरेट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें आगे चल के मैं बताऊंगा भी आप लोगों को, इसमें ना जो रिस्क के हिसाब से क्लासिफिकेशन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, ट्रांजिएंट, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म यूज़, यहाँ याद रखना। देखो, ट्रांजिएंट जो है बेसिकली वो मेडिकल डिवाइसेस जो 60 मिनट से कम यूज़ में आते हैं। बेसिकली शॉर्ट टर्म वाले होंगे 60 मिनट टू 30 डेज तक, और लॉन्ग टर्म यूज़ वाले मेडिकल डिवाइसेस होंगे विच आर यूज फॉर मोर देन 30 डेज। ठीक है, तो ये सारे जो डेफिनेशंस हैं ये पूरे आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में बैकबोन की तरह काम करेंगे ताकि आप इजीली चीज़ों को समझ सकें। ये चीज़ें समझ में आ गई आप लोगों को? दिस इज़ क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं, ये चैप्टर 1 में सारे प्रीलिमिनरी डेफिनेशन थी सारी, तो आई गेस ये आपको क्लियर हो चुका है। दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन, राइट। अब हम बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 देखिए, रेगुलेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ठीक है, ठीक है, तो इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में बताया गया कि कैसे जो मेडिकल डिवाइसेस है उसकी क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है और रेगुलेट किया जाता है, राइट। कौन कौन है जो इसको बेसिकली देख रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, एवरीथिंग। सबसे पहले हम मेडिकल डिवाइसेस की क्लासिफिकेशन समझते हैं। ठीक है, तो जो मेडिकल डिवाइसेस हैं उनको रिस्क के बेसिस पे डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, क्लास A, B, C और D। ठीक है, क्लास A वाले लो रिस्क के मेडिकल डिवाइस होते हैं, B वाले लो टू मॉडरेट होते हैं, C वाले मॉडरेट टू हाई होते हैं, और D वाले बहुत हाई रिस्क वाले मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए लो रिस्क वाले में क्या आ जाएगा बच्चों? थर्मोमीटर रिस्क है क्या? नहीं। सर्जिकल ड्रेसिंग्स भी आ जाएंगे, ग्लूकोमीटर हो गया, ये सब लो रिस्क वाले क्लास A हो गए। क्लास B में सक्शन इक्विपमेंट, सिरिंजेस, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, लो टू मॉडरेट रिस्क होता है इनमें। नेक्स्ट आपका आता है वेंटिलेटर, इन्फ्यूजन पंप्स, या फिर बच्चों या फिर पेस मेकर्स, ये सब आ जाते हैं आपके क्लास C में। ठीक है, एंड क्लास D में हाई रिस्क वाले आते हैं, जैसे कि हार्ट वाल्व हो गया, डिफिब्रिलेटर्स हो गए, ये सब बहुत हाई रिस्क वाले हैं। ठीक है, अच्छा, A और B जो क्लास है इसके लिए जो आपकी पावर है किनके पास है? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये बेसिकली लाइसेंस ग्रांट करता है इनके लिए। और C और D के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, CLA। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी में कौन है? हु इज ओनिंग दैट पावर्स? यस, स्टेट ड्रग कंट्रोलर, राइट। और सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो याद रखना। इवन इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस के लिए भी इसी 4 लेयर्स में डिवाइड किया है, A, B, C, D, एंड बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन द रिस्क, ठीक है, ऑफ इनकरेक्ट डायग्नोसिस। तो आई गेस ये क्लियर हो चुका है। अच्छा, ये याद रखना, जो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी होता है इसका रोल क्या है? ये बेसिकली ये डिटरमाइन करता है क्लासिफिकेशन, और ये पब्लिश करता है क्लास वाइज लिस्ट। ठीक है, क्लास A, B, C, D के हिसाब से लिस्ट जारी करता है सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। कहाँ पे जारी करेगा ये? इनकी वेबसाइट पे, नेक्स्ट CDSCO की वेबसाइट पर जारी करेगा। ठीक है, अच्छा, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है इस लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट है मेडिकल डिवाइसिंग ग्रुपिंग। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जैसे कुछ कुछ मेडिकल डिवाइसेस होते हैं उनके अलग अलग साइज़ आते हैं, है ना। तो उन सारे को साइज़ को अलग अलग अप्रूवल ना दे के एक ही कैटेगरी में ग्रुप कर दिया जाता है, राइट। तो इसको बोलते हैं मेडिकल डिवाइस ग्रुपिंग।
ठीक है। तो उसके लिए जो एप्लीकेशन होगा, लाइसेंसिंग के लिए जो एप्लीकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के लिए जो एप्लीकेशन होगा, वो अलग अलग ना करके सेम ही कैटेगरी में, सेम ही ग्रुप के हिसाब से वो अप्लाई किया जाएगा। तो एक मैन्युफैक्चरर जो है, दे कैन अप्लाई फॉर अ लाइसेंस फॉर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डिवाइस। भाई सेम ही डिवाइस है लेकिन उनका साइज़ वेरी कर रहा है, या सब कुछ सेम है बट वो अलग अलग साइजेस के, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, राइट। तो वो जो है अलग अलग के लिए ना अप्लाई करके वो बेसिकली क्या करेंगे, एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे फॉर अ ग्रुप ऑफ सिमिलर डिवाइसेस। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कैथेटर्स होते हैं, कैथेटर्स के अलग अलग साइज़ आते हैं, उनको हम ग्रुप कर सकते हैं एक में, एक ग्रुप के हिसाब से आप लाइसेंस के लिए मैन्युफैक्चरर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एसेंशियल प्रिंसिपल्स क्या है मैन्युफैक्चरिंग के, याद रखना। मैन्युफैक्चरर को ये जो बना रहा है मेडिकल डिवाइस, उसको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई जो डिवाइस है वो सेफ़ है और वो अपना काम परफॉर्म कर रहा है इफेक्टिवली। ठीक है। अच्छा, रिस्क कम से कम हो, ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए उस डिवाइस का, रिस्क जो है पर्सन को, पेशेंट को कम से कम हो। वो स्टेराइल होना चाहिए, माइक्रोबियल अटैक नहीं करे उस पेशेंट को, पता चला कि भाई वो यूज़ करने से और भी प्रॉब्लम ना बढ़ जाए, राइट। स्टेबल होना चाहिए और बायो कंपेटिबल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, बेसिकली मैन्युफैक्चरर को ये इंश्योर करना है कि वो गाइडलाइंस को फॉलो करे जो भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इशू करे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो भी गाइडलाइंस इशू करे टाइम टू टाइम, उसको भी फॉलो करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर को। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, तो जो मेडिकल डिवाइसेस है वो याद रखिएगा, वो इन सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक एक करके मैं बताता हूँ, वो एटलीस्ट मीट करना चाहिए। सबसे पहले मेडिकल डिवाइसेस जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS, इनके पैरामीटर्स को मीट करना चाहिए। अगर BIS को मीट नहीं करता तो ISO IEC के स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। 134 135 ये याद रखना। ये जो आपका दिस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को अगर मीट नहीं कर रहा तो आपको किसका ये करना पड़ेगा, दिस इज़ बेसिकली 13485 स्टैंडर्ड ISO। ठीक है, ये याद रखिएगा, 13485 2016 ISO, इनके स्टैंडर्ड को मीट करना पड़ेगा, राइट। और अगर इनको भी मीट नहीं कर रहा तो बच्चों, अगर कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है तो मैन्युफैक्चरर को वैलिडेट करना पड़ेगा इंटरनल स्टैंडर्ड, ताकि ये इंश्योर हो सके कि उस पर्टिकुलर मेडिकल डिवाइस की क्वालिटी अच्छी हो, सेफ्टी हो और यूनिफॉर्मिटी हो परफॉर्मेंस में। ऐसा नहीं कि अलग अलग मेडिकल डिवाइस मतलब सेम ही कैटेगरी के आपके अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। चलिए, तो ये एंड होता है चैप्टर 2 का। अब बढ़ते हैं चैप्टर 3 की तरफ। चैप्टर 3 में बच्चों अथॉरिटीज़, ऑफिसर्स और बॉडीज़ के बारे में बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, राइट। सो बढ़ते हैं। सबसे पहले लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ की बात करते हैं, तो 2 लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ है। सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और जो कि कौन ओन करता है आपका, कौन बेसिकली ग्रांट कर रहा है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। ये सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है इम्पोर्ट के लिए, ऑल क्लासेस ऑफ डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस जो इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इंडिया में आ रहा है। C और D क्लास की मैन्युफैक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। नेक्स्ट, ये क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की अप्रूवल भी देगा, राइट। नेक्स्ट, जो नए इन विट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइसेस उसकी वैल्यूएशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, और स्टेट अथॉरिटी के साथ ये कोऑर्डिनेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट अथॉरिटीज़ के साथ। नेक्स्ट, आपकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आपका स्टेट वाला है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। इसको कौन ओन करता है बच्चों, स्टेट ड्रग कंट्रोलर। ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, टू ग्रांट द लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लास A एंड B। यहाँ पर किसके लिए ग्रांट कर रहा था लाइसेंस, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लास C और D के लिए, यहाँ पर A और B के लिए। ठीक है। और सेल, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन जो है मेडिकल डिवाइसेस का स्टेट के अंदर, विद इन द स्टेट, इसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर हो गया, तो ये याद रखना। ठीक है। इवन पता है आपको, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए हमेशा यही होगा, CLA। ठीक है। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी भी स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट,
अच्छा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं बच्चों। याद रखना, पावर क्या सिर्फ सीएलए और एसएलए यानी कि आपका ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और स्टेट ड्रग कंट्रोलर के पास ही है? नहीं बच्चों, ये पावर ये लोग जो है पावर जो है अपने सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स को भी प्रोवाइड कर सकते हैं रिटर्न ऑर्डर के थ्रू। तो सीएलए और एसएलए इनके ये कैन बेसिकली दे कैन डेलीगेट सर्टेन पावर, कुछ पावर अपने जो इनके सब ऑर्डिनेट्स हैं, इनके नीचे जो ऑफिसर्स हैं, लेकिन वो जो ऑफिसर्स हैं ना असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर लेवल के नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनको ये कुछ पावर जो है वो ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न ऑर्डर्स के थ्रू। ऐसे नहीं कि वर्बली बोल दिया और पावर हो गया, नहीं, रिटर्न ऑर्डर्स के थ्रू होना चाहिए, ठीक है। जो डेलीगेटेड ऑफिसर्स हैं वो बच्चों सेम इन्हीं के ओरिजिनल अथॉरिटी के अंदर, उन्हीं के नाम और उन्हीं के सील के अंदर काम करेंगे। ऐसा नहीं उनका खुद का अलग बन जाएगा, नहीं, ठीक है। दे आर बेसिकली डेलीगेटिंग सर्टेन पावर्स बच्चों टू सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स, ठीक है। तो वो काम तो उन्हीं के अंदर, मतलब उन्हीं के अथॉरिटी में करेंगे, ओरिजिनल अथॉरिटी में, जो नेम और सील होगा उनका सेम। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर। कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है अपने वो ऑफिसर्स होते हैं जो सारे सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स को सुपरवाइज करते हैं। मतलब इनके अंडर काफ़ी सारे ड्रग इंस्पेक्टर्स होंगे, राइट, काफ़ी सारे लाइक लेयर्स में आपके ऑफिसर्स होंगे, सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स, राइट। ये बेसिकली इशू करेंगे इंस्ट्रक्शंस ताकि इन्फोर्समेंट और इंस्पेक्शन हो सके। बच्चों ये सब आप ही तो करने वाले हो क्लियर करने के बाद, इंस्पेक्शंस, इन्फोर्समेंट, राइट, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर, ठीक है। नेक्स्ट, टिपिकली जो है ये कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होता है ये असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर रैंक का होना चाहिए या इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया ये। नेक्स्ट आता है बच्चों नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी, NAB। बच्चों नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन ताकि ये नोटिफाइड बॉडी को एक्रीडेट कर सके। नोटिफाइड बॉडी क्या होता है? ये एक थर्ड पार्टी होता है जो गवर्नमेंट अप्रूव करती है ताकि ये इन्वेस्टिगेशन कर सके, ऑडिट कर सके अलग अलग साइट्स पर जाकर, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करती है एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या है? NAB, नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी, ठीक है। और ये बेसिकली नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी जो है ये एक्रीडिट करती है नोटिफाइड बॉडीज़ को। स्टार्टिंग में याद रखिएगा ये जो रोल है ये परफॉर्म कौन करता है? नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़, याद रखिएगा। एंड ये किया जाता है अंडर द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, QCI, ठीक है। अच्छा, NAB ऑडिट करती है और वो उसको एक्सेस करती है, देन सर्टिफाई करती है ऑर्गेनाइजेशंस को, राइट, ताकि कॉम्पिटेंट होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तो वो इंस्पेक्ट कर पाएंगे और ऑडिट कर पाएंगे अलग अलग साइट्स पे जाके मैन्युफैक्चरर्स, राइट। क्लियर हो गया ये? मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर जाके ऑडिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि भाई NAB है, नेशनल एक्रीडिटेशन बॉडी, इनके फंक्शंस क्या हैं बच्चों? ये जो है स्टैंडर्ड्स तय करेंगे और प्रोसीजर्स तय करेंगे एक्रेडिटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम टू टाइम जो नोटिफाइड बॉडी है इसकी भी ऑडिट यही लोग करेंगे, ठीक है। इसको चेक करेंगे ताकि ये भाई ये खुद तो कुछ घोटाला नहीं कर रहे, ये कंप्लाइंस मीट कर रहे हैं कि नहीं, इसकी भी ऑडिट यही करेंगे NAB, ठीक है। और ये मेंटेन करते हैं बेसिकली एक रजिस्ट्री, सारे जितने भी नोटिफाइड बॉडी जो एक्रेडिट हुए हैं उनकी रजिस्ट्री भी मेंटेन यही करते हैं NAB, ठीक है। नेक्स्ट आता है नोटिफाइड बॉडी। नोटिफाइड बॉडी जो है याद रखिएगा एक क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एक्रेडिटेड होता है बाय NAB एंड रजिस्टर्ड होता है बाय द सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। याद रखना नोटिफाइड बॉडी ऑडिट परफॉर्म करता है, जनरली जाके चेकिंग करेगा, सारी चीज़ें रिपोर्ट्स बनाएगा, कहाँ पे? क्लास A और B वाले जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वहाँ पर, और ये वेरीफाई करेगा भाई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कंप्लायंस मीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है, सारे स्टैंडर्ड्स मीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो की पॉइंट्स क्या याद रखना? जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है MD1 होता है, सर्टिफिकेट इशू होता है बाय द फॉर्म मेडिकल डिवाइसेस MD2। तो हमेशा याद रखना इसकी जो वैलिडिटी होती है इनकी नोटिफाइड बॉडी की, वो बेसिकली परपिचुअलिटी में होती है, परपिचुटी में होती है बच्चों, याद रखना, वैलिड इन परपिचुटी। एंड ये याद रखना जो रिन्यूअल होता है वो हमेशा 5 साल के बाद होता है, लेकिन रिन्यूअल फीस लगता है, रिन्यूअल फीस लगेगा एवरी 5 ईयर्स के बाद, इसीलिए बोला है वैलिड इन परपिचुटी, राइट। अच्छा, ये ऑडिट कर सकते हैं क्लास C और D को भी, लेकिन कुछ समय के बाद, कुछ एक्सपीरियंस आ जाएगा इन नोटिफाइड बॉडी को, ऑडिट कर रहे हैं अच्छे से, सब कुछ सही से हो रहा है ना, तो कुछ समय के बाद
एक्सपीरियंस गेन करने के बाद दोबारा से रजिस्ट्रेशन होता है इनका, एंड देन दे कैन ऑडिट क्लास सी और डी ऑल्सो। वेल प्राइमरली मेनली क्लास ए और बी वाले मैन्युफैक्चर साइट पे जाकर ये लोग ऑडिट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स ये जो ऑडिट कर रहे हैं जाकर, भाई इसके लिए मेहनत तो लग रही है ना, इसके लिए समय लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, तो ये फीस भी चार्ज कर सकते हैं उन मैन्युफैक्चरर से, ठीक है। अच्छा, ड्यूटी क्या होती है नोटिफाइड बॉडी की? जो ड्यूटी होती है सबसे पहले तो ऑडिट करेगा और कॉन्फर्मिटी को असेस करेगा कि वो क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं। अब स्टैंडर्ड की बात करते हो तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अगर ये मीट नहीं कर रहा तो ISO 13485, ठीक है, 2016, ठीक है, इसको मीट करना चाहिए, ठीक है, याद रखना। अच्छा, हमेशा इसको मेंटेन करना है इम्पार्शियलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो रिपोर्ट्स है वो हर जगह पब्लिकली इशू हो रहा है, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है, इम्पार्शियलिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, रूल्स के हिसाब से चलना है इनडायरेक्टली, राइट। अच्छा, रिपोर्ट फाइंडिंग्स जो है वो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बेसिकली सबमिट करेंगे एंड फॉलो करेंगे प्रोसीजर्स एज पर दी पार्ट 2 ऑफ द 3rd शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, प्रोसीजर्स क्या होता है भाई, कैसे वो ऑपरेट करते हैं नोटिफाइड बॉडी। तो बच्चों, नोटिफाइड बॉडी जो होता है ये परफॉर्म कर सकते हैं ऑडिट डायरेक्टली ऑल्सो, और कुछ क्वालिफाइड ऑडिटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, हमेशा इनको मेंटेन करना होता है ऑडिट रिकॉर्ड्स, जो भी जाके चेक कर रहे हैं उसके रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, और ये इशू करेंगे रिपोर्ट्स किसको? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, ठीक है। अच्छा, इनको फॉलो करना होता है कुछ स्ट्रक्चर्ड वे में, कुछ प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं, स्टार्टिंग इनिशियल ऑडिट के लिए, देन सर्विलियंस के लिए, एंड देन री ऑडिट के लिए, दोबारा ऑडिट के लिए, ठीक है। अच्छा, फीस याद रखना, ये कलेक्ट कर सकते हैं, दे कैन कलेक्ट द फीस फॉर द ऑडिट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, इवन सर्विस चार्जेस भी ले सकते हैं मैन्युफैक्चरर से, एज अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने हिसाब से नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं उनके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, सस्पेंशन और कैंसिलेशन भी हो सकता है बच्चों नोटिफाइड बॉडी के रजिस्ट्रेशन का, ऐसा नहीं है कि इनका मनमर्जी ऑटोनॉमी चलेगा, नहीं। CLA जो सेंट्रल ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ये नोटिफाइड बॉडी अगर कोई रूल्स को वायलेट कर रही है या फिर अपनी बेसिकली कॉम्पिटेंसी को मेंटेन नहीं कर रही है बच्चों, तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इनके लाइसेंस, इनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल या सस्पेंड भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर सस्पेंड कर दिया तो इनके पास, नोटिफाइड बॉडी के पास ये पावर होती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके अपील कर सके विद इन द 30 डेज ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है। फाइनली आते हैं बच्चों नेक्स्ट, मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर एंड टेस्टिंग ऑफिसर्स। तो ये याद रखिएगा, मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर्स MDTO, ये कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और यूजुअली जो होता है ये कौन होता है? एक गवर्नमेंट एनालिस्ट होता है अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, मेडिकल डिवाइस ऑफिसर MDO जो आप करने वाले हो काम, ठीक है। मेडिकल डिवाइस ऑफिसर बेसिकली इट इज़ डेजिग्नेटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और ये क्या परफॉर्म करता है? इंस्पेक्शन, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पे जाके सैम्पलिंग या इन्फोर्समेंट भी कर सकता है बच्चों अंडर द सेक्शन 21, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेंट्रल मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो बच्चों ये याद रखिएगा, सेंट्रल मेडिकल डिवाइस टेस्टिंग लेबोरेटरी बेसिकली ये इस्टेब्लिश किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या करते हैं? मेडिकल डिवाइसेस की टेस्टिंग और इवैल्यूएशन करते हैं, एक्ट करते हैं एज एन एपिलेट लेबोरेटरीज, और अदर नोटिफाइड फंक्शंस आर आल्सो देयर। अच्छा, लेकिन ये याद रखना, ये जो सेंट्रल मेडिकल डिवाइसेस टेस्टिंग लेबोरेटरी है, दे मस्ट बी एक्रीडिटेड बाय द नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, NABL, याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ गया, ये सारे चैप्टर्स क्लियर हो गए। तो अभी 3 पार्ट और बचे हैं बच्चों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सारा क्लियर हो गया है। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अच्छा, आप लोगों को ना ये जो मैंने आपको समराइज फॉर्म में अच्छे से समझाया है सारी चीज़ें, इसके अगर नोट्स चाहिए होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप डायरेक्टली जाके आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा इसका, राइट। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए,
अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है अभी जो मैंने पढ़ाया यहीं से हैं ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, इफ़ यू सी क्वेश्चन इज अंडर विच सेक्शंस ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वर द मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2007 इशूड। बच्चों बेसिकली हमने देखा था सेक्शन 12 एंड 33 के अंतर्गत ये इशू किया गया था ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, When did medical devices rule 2017 come into force? ये कब आया था? 1 जनवरी 2018 को, यानी सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मेडिकल डिवाइसेस 2017 अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किस पे अप्लाई होता है? इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइसेस पे होता है, यस। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव जैसे कॉन्डम्स हो गया, आईयूडीज हो गया, इन पे भी होता है ना। देन डिवाइसेस विच इज नोटिफाइड अंडर द सेक्शन 3B4, ये इस पे भी होता है। तो यानी कि तीनों पे ही होता है। तो 1 2 3 ऑप्शन डी में, वी विल गो विद ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी, इनका इस्तेमाल करके कोई अगर मतलब इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी की रिक्वायरमेंट हो रही है तब वो डिवाइस काम कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव मेडिकल डिवाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु एक्ट एज अ सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द मेडिकल डिवाइसेज रूल 2000? कौन एक्ट करता है बच्चों? द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ही इज ओनिंग दैट सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑप्शन करेक्टली शोज द रिस्क क्लासिफिकेशन फॉर द नॉन IVD डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा देखो, याद रखे हो, सबसे 4 डिवाइसेस, 4 क्लास थे ना, A, B, C और D। ए जो है वो लो रिस्क था, ठीक है। बी जो है मॉडरेट था, लो टू मॉडरेट। सी जो था मॉडरेट टू हाई था, और जो डी था वो हाई रिस्क वाला था, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो लो टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई और हाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखो, वेंटिलेटर और इन्फ्यूजन पंप्स किस कैटेगरी में आते हैं बच्चों? आपको पता है क्लास सी में आएंगे ये। क्यों आएंगे क्लास सी में बच्चों? बिकॉज ये जो है वो मॉडरेट टू हाई रिस्क वाले होते हैं, इवन पेस मेकर्स भी। डी में तो बच्चों सबसे हाई रिस्क वाले आ जाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ए में लो रिस्क वाले आते हैं, बी में लाइक लो टू मॉडरेट आते हैं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ग्रुपिंग जो है अंडर द मेडिकल डिवाइसेज रूल 2017 मीन्स, क्या मतलब होता है ग्रुपिंग का? ग्रुपिंग का मतलब होता है बच्चों कि सेम टाइप के जो मेडिकल डिवाइसेस है वो लाइक सपोज साइज में वेरी कर रहा है, उन सबको हम एक ग्रुप के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइसेंसिंग ऑफ मल्टीपल सिमिलर डिवाइसेस अंडर वन एप्लीकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, इन व्हाट ऑर्डर मस्ट डिवाइसेस कन्फर्म टू स्टैंडर्ड्स? क्या होना चाहिए बच्चों? पहले तो या तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स को वो बेसिकली कंप्लाइंट हो, राइट। अगर नहीं हो रहे उससे तो फिर ISO 13485 2016 को। अगर फिर भी नहीं हो रहे तो बच्चों मैन्युफैक्चरर्स की जो मेडिकल डिवाइस बना रहे हैं उनका वैलिडेट होना चाहिए स्टैंडर्ड, ताकि उसकी सेफ्टी, उसका परफॉर्मेंस, उसकी क्वालिटी सब कुछ जो है वो अप टू द मार्क हो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, BIS देन ISO देन मैन्युफैक्चरर्स वैलिडेटेड स्टैंडर्ड। गॉट इट? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है, विच अथॉरिटी इशूज मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर क्लास A एंड B डिवाइस? ए और बी के लिए कौन करता है? स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है। और सी और डी के लिए कौन करता है? सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो गए, राइट। तो बच्चों जल्दी से कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा आपके बाकी जो 3 पार्ट्स होंगे आपके, वो मैं जल्दी रिलीज़ करने वाला हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पार्ट। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। और आपके इनसाइड फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और नोटिफिकेशन बेल को आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितने भी अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक यू।